think we should start it. And whosoever comes, as you rightly said, whosoever comes will join gradually. तो आप शुरू करवा दीजिए। जी ठीक है सर। मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में 2 मिनट मैं इसे बताना चाहता हूँ। सर, ये प्रोग्राम सबके लिए ओपन नहीं रखा गया था। इसमें जितने भी लोग अभी जुड़े हैं या अभी जुड़ेंगे, ये डिस्कशन पर्पस के लिए ही रखा गया है, कि जिससे कि हर कोई अपना बात कहे और एक वे फॉरवर्ड निकल करके आए कि हम लोग और क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है इस लॉकडाउन से। ये हिमांशु का कॉल आ गया है, सुन लेते हैं। तो हिमांशु भी आ गए हैं सर अब। तो आइडिया ये है कि अभी साल भर पहले जब सिस्टम लॉकडाउन किया गया था, तो 2 मेन प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिले थे। एक प्रॉब्लम था कि माइग्रेंट लोग जो थे वो, उनको ये कह सकते हैं उनका रोजगार चला गया था या उनकी नौकरी चली गई थी, और ये कह सकते हैं कि दे वर फोर्स टू, जहां पे भी काम करते थे वहां से उनको मूव करना पड़ा। एक तो ये प्रॉब्लम देखा गया। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि स्कूलों को बंद कर दिया गया, क्योंकि स्कूल सेफ नहीं थे। टोटल मिलाकर के एक एस्टिमेटेड डेटा है सर कि कोई 32 करोड़ स्टूडेंट है पूरे भारत में, 32 से 40 करोड़, और उस 32 से 40 करोड़ बच्चों के लिए कि हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन मिले, उसके लिए एक राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया था। फिर उस राइट टू एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए लॉकडाउन के समय में हुआ कि ऑनलाइन क्लास हम करवाते हैं, लेकिन ये पाया गया कि ऑनलाइन क्लास में कोई 25% से भी कम बच्चों को हम ऑनलाइन एजुकेशन दे पाए। तो बाकी के 75% जो बच्चे हुए, अगर इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 40 करोड़, तो मतलब 30 करोड़ बच्चों के साथ एक पहले से डिवाइड क्रिएट होना शुरू हो गया है। तो हम लोगों ने ये सोचा है सर कि इसमें हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये जो कोविड है ये रेकरिंग हजार्ड तो नहीं हो गया, वैसे ही जैसे हर साल फ्लड आता है, हर बार फायर हो जाता है, हर बार अर्थक्वेक आ जाता है, ऐसा तो नहीं हो गया। क्योंकि पिछले बार भी आया था, जैसे सेकेंड वेव है, क्या पता थर्ड वेव भी आएगा, और क्या पता कोविड का बड़ा भाई डेविड भी आए। फिर इसका जो इम्पैक्ट है बच्चों के एजुकेशन का, जो टोटल लॉस हो रहा है, एक जो छोटा बच्चा है, एक जनरेशन, उसका एजुकेशन लॉस हो रहा है। खास करके मैं वो 23,000 सीबीएसई स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा जो भारत के गांवों में जो बच्चे पढ़ते हैं, और आपको पता है और सबको पता है कि उनके पास इतना बढ़िया गैजेट नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते, और कर भी सकते तो प्रोबेबली वहाँ का जो रूरल नेटवर्क है वो प्रोबेबली वो नहीं सपोर्ट कर पाता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन का वो। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो खैर बच्चों पे क्या बड़ों पे भी देखा गया है, सब पे हो ही रहा है। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे सर। इसमें मैं सारे पार्टिसिपेंट को इसलिए समझाने की कोशिश, सेट करने की कोशिश कर रहा था। अभी हमारे तरफ से अवधेश जी हैं, तो एजुकेशन साइड के प्रॉब्लम को ब्रीफ से सबके सामने रखेंगे कि देखिए प्रॉब्लम ग्राउंड पे प्रॉब्लम है क्या, और फिर हिमांशु जो है वो एक्चुअली ग्राउंड पे प्रॉब्लम है क्या माइग्रेंट वाला, वो समझाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि कोविड से बड़ा प्रॉब्लम लॉकडाउन है, और जो एक सर्वे सा किया हमने, तो उसमें ये पाया कि
काफी लोगों का ये मत है कि स्कूल या फैक्ट्री जो भी है वो लॉक करने से सेफ नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए बंद किया रिस्क को अवॉइड करने के लिए, तो क्या हम हमेशा के लिए उसको लॉक कर सकते हैं क्या? तो इस मुद्दे पे दोनों लोग अपने ये दोनों केवल प्रॉब्लम बताएंगे, अवधेश जी और हिमांशु जी। और हिमांशु अवधेश जी जो है वो इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और काफी अच्छा एजुकेशन सिस्टम पे उन्होंने वो बार बार इस मुद्दे पे वो बोलते रहते हैं। फिर हिमांशु गए साइड पे। तो अवधेश जी आप अब जो एजुकेशन वाला है वो ब्रीफ में क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आप फील करते हैं जिससे कि डिस्कशन चालू किया जा सके, आप बताएं प्लीज। सर मैं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नकुल जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। So first of all, thank you, Zone for Solution, and you for organizing this timely program. And I would like to greet Sir, who is very senior, Dr. O.P. Singh Sir, and who is with us. And today I would like to raise some question before you, Sir, and all the eminent panelists we have today about the education line and what are the various problems that are facing we are in this line. So, sir, I am a assistant professor in Invertis University, Bareilly, and here recently now classes again come on the online mode, and we all are teaching the students to that. Recently, and last year also in April month, I think. So there was a report that come from the United Nations also where it said that COVID-19 has set a unprecedented risk on in the history that is affected about 1.6 billion learner in more than 190 countries, including in India. And being a developing country, हमारे यहाँ पर जो maybe I am belong from the university, so यहाँ तब भी कुछ संसाधन हमारे पास हैं, कुछ ऐसे मोड्स हमारे पास है जिससे हम लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जिनके पास शायद कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी रिमोट एरियाज में, हमारे नेपाल के भी कई स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर से अभी अपने देशों को वापस चले गए हैं। तो उन सबसे कनेक्ट हो पाना एक तो सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है कि किस तरीके से हम ऑनलाइन में उनको इफेक्टिवली ऐड करें जिनके पास रिमोट एरियाज में रहने की वजह से थोड़ा नेट कनेक्टिविटी कम है। एक बड़ा चैलेंज एजुकेशन सेक्टर जो फेस कर रहा है इस वक्त। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब यूनिवर्सिटी लेवल पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, और जो बेसिक लेवल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो शायद और भी बुरी स्थिति है, क्योंकि जैसा नकुल तरुण जी ने कहा कि एक प्रोग्राम है हमारा स्कूल चलो अभियान जो हमारा रहा, जिससे बहुत सारे बच्चों को लाया गया किसी ना किसी तरीके से, अब वो फिर से अपने घरों में कहीं ना कहीं वापस जा चुके, तो उनको लाना एक बड़ी चुनौती है जहाँ पर शायद इतने संसाधन नहीं है। तो सर हमारे देश की और आपदा प्रबंधन में जैसे हम लोग जब बायोलॉजिकल या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज की बात करते हैं, जैसे कोविड-19 में भी आई है, तो इसमें हम कहाँ हमारे देश के रास्ते को पाते हैं और किस तरीके से हम इन जो चैलेंजेस है उनको फेस करेंगे। स्टूडेंट साइड की बात ये हो गई, बाकी अगर शिक्षक जगत की भी बात करें हम, तो शिक्षक जगत में भी बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व है एजुकेशन स्टूडेंट में, जो शट डाउन हुए हैं उस पर उनका भी बहुत बड़ा असर पड़ा, जिसमें मनोवैज्ञानिक असर भी शामिल है। तो मैं इसके बारे में सर आपके कुछ विचार जानना चाहूँगा। ये थोड़ी समस्याएं मैंने उठाई हैं और नकुल तरुण जी के माध्यम से मैं आपसे इस विषय पे थोड़ा सा जानकारी सर चाहूँगा सर। थैंक यू अवधेश जी। अच्छा, भी अब दिख रहे हैं, एडमिन के नाम से आए हुए हैं हिमांशु सिस्टम पे। आप एडमिन को होस्ट मैं ऑडियंस 2 मिनट 1 सेकेंड लेता हूं हिमांशु के बारे में बताने में। उसके बाद हिमांशु को बोलेंगे अपना जो माइग्रेंट लेवल पे उनका बहुत ही अच्छा काम है उसको बोलने के लिए।
हिमांशु शेखर एक सीनियर एडिटर हैं एनडीटीवी के, और पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर पे काफी इन्होंने काम किया है। इनके पिछले बार तो जो 2014 में इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो फ्लड है उस पर इन्होंने बहुत ही अच्छा पेपर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन चेन्नई में प्रेजेंट किया था इन्होंने। वहीं से मुझे इनके बारे में पता लगा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट पे लिखते भी हैं। इसके बाद इनका एक और पेपर अभी रिसेंटली जो है वो पब्लिश हुआ है, जो कि है कोविड-19 रिवर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर एंड लॉन्ग रोड टू एसटीडीजी, डॉक्यूमेंटिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक एज अ न्यूज कोरेस्पोंडेंट। तो इसके पहले और भी कोई मटेरियल बेसिकली तो अवेलेबल बहुत ज्यादा नहीं है एज ए लिटरेचर। तो ग्राउंड की बात को रखने के लिए हिमांशु शेखर जो है काफी जैसा कि मैंने पढ़ा और मैं बताया आपको, और आप लोग मोस्ट ऑफ लोग इनको देखे होंगे, सुने होंगे पहले भी। तो हिमांशु जी आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन मैं चलाऊं या आप ऐसे ही बात करेंगे? नहीं, आप चला दे सर, स्लाइड बाय स्लाइड चला दे, एक छोटा सा। और ओपी सिंह सर प्रणाम है आपको। आपको आपका स्वागत है हिमांशु। Thank you. To see you here as a part of this conference. I'm Sir. so happy. Yeah, it's a great privilege to see you, sir, after a very long time. And I know that COVID is the only reason why a lot of things are not happening in this world. And I know. And stay safe, sir. thank you. You too. Yeah. You too, Himanshu. Thank you, sir. You are a frontline worker. Yes. Journalists have to be declared as a frontline worker. In fact, the former Prime Minister has appealed to the present and current Prime Minister that all these people should be declared as frontline worker. Yeah, sir. Thank you, sir. प्रोबेबली ये अभी देखें कि ये मैंने चलाया है और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और आप बताना हिमांशु कि आपको विजिबल है कि नहीं है। हाँ, ठीक है। या आ गया है। प्लीज आप अपना स्टार्ट करें। Okay. OP Singh sir, if you permit, can I start? Yeah, please start. Please start. I can see it on the screen. Yeah, thank you, sir. So essentially, हिंदी में बोलूं नकुल सर या अंग्रेजी में? पक्का हमारे बेसिकली से मैं ये डिस्कशन है तो अच्छा, दोनों मिला के बोल देता हूँ, ठीक है? प्लीज जी। जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, पहला कोरोना क्राइसिस का जो पहला फेज था, उस दौरान जो एक सीनियर से मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप एक पेपर लिखिए जो आपने अभी तक देखा है, क्योंकि उस वक्त जो लॉकडाउन में लगाया गया था 24 मार्च की मध्य रात्रि से, मिडनाइट से, वो दुनिया में सबसे स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन में से एक था। और मैं बहुत ही प्रिविलेज महसूस करता था जब भी मैं अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलता था, और अक्सर कई किलोमीटर तक मैं अकेले ही ड्राइव कर रहा होता था, क्योंकि उसमें मैंने किसी मूविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देखा सड़क पे पहले 2-3 हफ्ते तक, क्योंकि सब लोग इंडोर्स थे। और उस दौरान बहुत सारी फैक्ट्रियों में गया, ग्राउंड रिपोर्ट्स किया, माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, मीडिया ने उसको बहुत रिपोर्ट किया था और हमने सैकड़ों मजदूरों का इंटरव्यू किया उस दौरान। बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी, आजादी के बाद इतने बड़े स्तर पे माइग्रेशन इससे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ था। और आप जहां भी जाते हाईवेज पे आपको लोग सड़कों पर चलते हुए दिखते, कई जगह पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती, कई जगह उनके ऊपर
बहुत तरह की प्रताड़नाएं भी की गई उनको रोकने के लिए। बहुत ही अजीब जैसी परिस्थिति थी और ऐसा लगा कि एक तरफ भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने सीख रहा था उस वक्त, और दूसरी तरफ ऐसा लगा कि उससे भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया देश के सामने लॉकडाउन की वजह से, जब करोड़ से भी ज्यादा लोग अपने अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू हुए क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई और लोगों का रोजगार छिन गया। बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड्स नहीं थे, वो अनाज एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, बहुत तरह के संकट थी। उसके बारे में मैंने विस्तार से, वो प्रोफेसर ने कहा कि अभी किसी भी तरह का रिसर्च करना संभव नहीं है मौजूदा माहौल में, तो जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स की है आप उनको डॉक्यूमेंट कीजिए, दिस इज योर प्राइमरी सोर्स। तो मैं बहुत सारी फैक्ट्रियों में गया था, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, और मैंने सारे जो मेरी अपनी स्टोरीज थी, क्योंकि सारी स्टोरीज भी ऑनलाइन है, मैं आप सबको भेज भी सकता हूँ, तो उसमें सिलसिलेवार तरीके से एक बड़ी तस्वीर दिखाई दी जब मैंने लिखना शुरू किया कि एक पैटर्न था उसमें, पैटर्न। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि किसी के पास कोई क्रेडिबल डाटा नहीं था, ना कोई सिस्टम ही था उस वक्त, अभी भी शायद नहीं है, कि आप डॉक्यूमेंट कर सकें कि किसी भी व्यक्ति को आप माइग्रेंट वर्कर कैसे डेजिग्नेट करेंगे, उनकी पहचान कैसे होगी, और जब तक आप पहचान के मापदंड तय नहीं करेंगे आप उनके बारे में कोई आंकड़ा भी इकट्ठा नहीं कर सकते, उनको रजिस्टर करना होगा, ये सब कोई मापदंड कोई व्यवस्था उसमें नहीं थी। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो एक बात का एहसास हुआ कि एक तरफ भारत के सामने जहां भारत सरकार के सामने उनका रेवेन्यू लॉस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अप्रैल में आपको याद होगा पिछले साल जब जीएसटी के आंकड़े जारी किए गए जून जुलाई में, तो पहली तस्वीर ये आई कि 28,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है जीएसटी का। ये कितना कम है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2019 अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1,10,000 करोड़ का था, और अप्रैल 2020 में जो जीएसटी कलेक्शन है वो घटकर 28,000 करोड़ रह गए। किसी भी सरकार के लिए, भारत एक विकासशील देश है, 82,000 करोड़ 82,000 crore was the downfall in GST in just 1 month. And there were all kinds of reports about the government's ability to withstand this economic crisis. और ये जो वर्कर्स जो अपने अपने घरों से फैक्ट्रियों से निकले, ये एक सांकेतिक तौर पे जो भारत के सामने जो एक बड़ा संकट था उसकी पहचान बन गए हर तरफ, क्योंकि हॉस्पिटल्स में रिपोर्टर्स जा नहीं सकते थे, आप आइडेंटिटी कोविड पेशेंट की रिवील कर नहीं सकते थे, हमने नहीं करने का फैसला किया क्योंकि एक खतरा भी था कि एक सोशल स्टिग्मा हो जाएगा, लोग उनको समाज से बाहर कर देंगे। मुझे ही अपने सोसाइटी में लोग मेरे परिवार वालों से पूछने लगे कि ये लड़का बार बार सुबह सुबह क्यों चला जाता है घर से बाहर। तो एक व्यक्ति को मुझे बहुत ही शालीन तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करनी पड़ी कि सर मेरे बारे में आप सोचना कम कीजिए, नहीं तो आपके लाइफ में कोरोना से बड़ा संकट आ जाएगा। मेरे बारे में मत सोचिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। क्योंकि एक फियर था कि मेरे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा था कि सोसाइटी में एकमात्र व्यक्ति है जो बाहर फील्ड में क्यों जा रहा है। और आप इमेजिन कीजिए उस माहौल में करोड़ों लोग का भारत से बाहर निकलना कितनी बड़ी अप्रत्याशित त्रासदी थी भारत के इतिहास की। और जब मैंने जब वो लिखना शुरू किया तो फिर लगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं संयुक्त राष्ट्र के, भारत भी सिग्नेटरी है, सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी सहमति जताई थी, और किस तरह से जहां पर सरकार की जो क्षमता है रेवेन्यू कलेक्शन की लगातार गिरती जा रही है और जो मानवीय त्रासदी है वो बढ़ती जा रही है, यानी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का संकट बढ़ता जा रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे टारगेट्स वो कितने मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, मुझे एहसास हुआ। और उसी आधार पर मैंने अपना पेपर लिखा जो बाद में जो मैकमिलन ने पब्लिश किया सिंगापुर में। वो एक पूरा वॉल्यूम है कि किस तरह कोविड-19 और एसडीजीज कोविड-19 की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट हैं वो एक तरफ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं और दूसरी तरफ सरकारों के लिए उतना ही मुश्किल भी हो गया है उन टारगेट्स को पूरा करना 2030 तक। चुनौती मुझे लगता है कि many fold increase in the I think pressure on the governments and the challenges that governments face worldwide including India. और मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है इसके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे याद था कि एक प्रधानमंत्री जो रोजगार देने के लिए ग्रामीण इलाकों में जो लोग करोड़ों लोग घर वापस गए थे, तो ग्रामीण विकास सचिव प्रेजेंटेशन करने आए थे नेशनल मीडिया सेंटर। उस वक्त सिर्फ नेशनल मीडिया सेंटर में ही ब्रीफिंग अलॉट थी,
और उनका एक स्लाइड था जिससे मैं अपना प्रेजेंटेशन का शुरुआत करना चाहता हूँ। ये स्लाइड पहला आंकड़ा है जो भारत सरकार की तरफ से सार्वजनिक किया गया कि कितने लोगों ने माइग्रेट किया। बहुत सारे लोग बोलते रहे 10 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़, इसका कोई डाटा किसी के पास नहीं है। और क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स की जब पहचान का ही कोई मापदंड तय नहीं था और ना उनका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स थे, छोटा छोटा काम करते थे। जब उनका रोजगार छिन गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाजार दुकानें बंद हो गई, वो वापस घर जाने को मजबूर हुए। सर पहला स्लाइड नकुल सर। ऐसे ही चला दे मैं। ये स्क्रीन कुछ ऊपर चला गया है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा करें, आप उसको वापस करें। अब नहीं, उसको सिर्फ स्क्रॉल कीजिए ना नीचे से। नीचे स्क्रॉल करो। स्क्रॉल मतलब तो एरो लगा हुआ है ना राइट में आपके डेस्कटॉप कीपैड पे नीचे वो एरो है ना ऊपर नीचे लेफ्ट। नकुल मुझे भेज दो, मैं कर दूंगी। व्हाट्सएप में भेजो, मैं कर दूंगी। ठीक है। एक सेकेंड आपको लग रहा है हिमांशु। हाँ हाँ कोई बात नहीं। और ये पहले आंकड़े थे जब भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि राज्यों की तरफ से 116 ऐसे जिले हैं भारत में जहां पर सबसे ज्यादा रिवर्स माइग्रेशन हुआ। यहाँ देखिए ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बीच में मुझे समय मिला है, मैं एक महत्वपूर्ण बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। 1918 when India was in the grip of Spanish flu, exactly the opposite had happened. The census report of 1921 says that the monsoon was feeble in many parts of India. And exactly the opposite had happened 100 years ago, more than 100 years ago in India, where because there was famine-like situation in many parts of India, Bombay province, in Hyderabad, many parts of India, the rural population started migrating to the urban centers for survival. और इससे जो त्रासदी थी महामारी की वो कई गुना बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों के पास अनाज नहीं था। उस वक्त भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था था, एक रूरल इकोनॉमी बेस्ड था व्यवस्था उस वक्त। और ऐसे में सरकार के सामने जो संकट है वो लगातार बढ़ता चला गया उस दौरान। और कई लोग, बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं, सेंसस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 12 से 13 मिलियन इंडियंस मरे, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, यानी करीब 1.25 करोड़ भारतीयों की मौत हुई और उससे ज्यादा ही मौतें हुई थी। और उस वक्त बिल्कुल अपोजिट था, जो माइग्रेशन का ट्रेंड था वो बिल्कुल अपोजिट था जो इस वक्त हुआ। इस वक्त लोग शहरों से अपने गांवों की तरफ गए, उस वक्त लोग गांवों से शहरों की तरफ आए थे। Cities had become overcrowded, there were very few health centers available, and most of the medical healthcare staff was on World War I duty. There were a large number of Indian soldiers participating in First World War. And so the impact of this entire pandemic, more than 102 years, was exactly the opposite of what we witness now. And of course, Government of India did admit later in Parliament that a total of 1 crore 14 lakh, more than that, people had migrated. And these were returnee migrants. And this data was collated on the basis of the data that was collected from different states. And this will show you the larger picture. I mean, assuming that this is the official data, and even if we take it as limits for the debate and discussion we are having today, this is a phenomenal figure, 1.14 crore. उत्तर प्रदेश में 32 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को लौटे। मैं बिहार के भी आंकड़े अभी दिखाऊंगा। I think Mukta ma'am is sharing the content now. Sir, we can, Nakul ji. जी Nakul ji. हाँ आ गया। अच्छा, ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसको ध्यान से देखिए।
ये पहला भारत सरकार की तरफ से जानकारी साझा की गई मीडिया के साथ, ये रिलीज में भी शायद नहीं आया था। रूरल डेवलपमेंट, ये मैंने एक, दिस इज अ ग्रैब फ्रॉम माय मोबाइल फोन विथ व्हिच वी वर्क नाउ, नेशनल मीडिया सेंटर की स्क्रीन। और इसमें पहली बार ये कहा गया कि 116 डिस्ट्रिक्ट्स अकाउंट फॉर more than around 67 lakh migrant workers, which was approximately third of returnee migrants. तो इसको अगर आप इसका इन्फ्रेंस निकालें कि 67 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो 116 जिलों में वापस गए, और ये करीब 2/3 था टोटल का, जो करीब आंकड़ा 1 करोड़ का होता है। ये पहला एसेशन, हमने डेट भी लिखा है 17 जून 2020 को, जब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक बड़ा अभियान का ऐलान किया गया था, 50,000 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया गया था, और उसमें बहुत सारी सरकारी योजनाओं को डोवटेल किया गया था, ऐड किया गया था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार गांवों में पैदा हो जो लोग वापस गए हैं। और उसका कारण दिखाने के लिए ये आंकड़े रखे गए थे, विच शोज दैट around 1 crore, there were returnee migrants were around 1 crore, and they were largely centered in these 160 districts, the most backward districts of India. Next slide. Now, this is the first data that was tabled in Parliament by Labour Minister Santosh Gangwar, and date is 8th February 2021, and I remember we reported on this बजट सेशन के बिल्कुल शुरुआत में, पहले ही चरण में ये आंकड़े जारी किए गए, और इसमें ये कहा गया कि ऑल इंडिया जो फिगर्स हैं वो 1,14,30,968 हैं, 1,14,30,968. This is the exact figure based on what states had reported. Uttar Pradesh accounted for 32,49,000 around, Bihar 15 lakh. And people say that, of course, Bihar, the real figures perhaps could be more, because since these migrant returnees were not registered workers, so how many of them actually walked on foot or on train or on buses will never be known. Next. West Bengal accounted for 13,84,000. Rajasthan, a relatively smaller state, 13 lakh. Odisha, 8,53,000. Madhya Pradesh, 7,53,000. And Jharkhand, which is far away from where I come from, 5,30,000. Now, I shudder at the idea as to how these people might have migrated. 5,30,000 people walking or traveling a distance of more than 1,000 kilometers with no resources, no financial resources, no support system, no transport system, no support. The support, of course, came later when they started running special trains and buses were also allowed. But that was many, many weeks after the migration had started. Next slide, ma'am. Now, this is the figure that I showed earlier. There was another question that Minister of Labour answered in Parliament, and he was asked about what is the total number of migrant workers in India normally. And he said, as per Economic Survey of India 2017, the magnitude of interstate migration in India annually between 2011 and 2016 was close to 90 lakh, including female migrant workers. The estimated female women worker population ratio for age 15 years and above on usual status in the country is 23%. That essentially means roughly out of 4 migrant workers, 1 is a woman. And from this number, you can make out the large proportion of people who were forced to migrate. These are official census data that is released in the Economic Survey of India. And assuming that, of course, the number must have increased in the last 3 years. And that data, I think we'll have to wait for that to access that data. But even this says that 90 lakh was the estimated annual interstate migration. Next slide. Now, the reverse migration that happened, and as I mentioned earlier, we saw and we reported extensively the struggling migrant workers walking on foot, and they became a symbol of the economic crisis which had followed the nationwide stringent lockdown. In both national and international media, I remember I was reading New York Times, Washington Post. You read all the big CNN, for example. If you watch the videos released by CNN, these images of poor migrant workers with kids on their shoulders, many of them barefooted, some of them were killed,
for different reasons, which has not been documented very well. I'll come to that later. That became the crisis that was perpetrated by a very, very stringent lockdown. And this is, of course, a migration process that continued over several phases. When the first lockdown was lifted and gradually space was created for industries to resume, initially in rural areas, industries that were situated in the rural parts of India, we saw there was a second wave, and there was also, I think I reported the third wave as well. And when this crisis becomes so apparent, Ministry of Home Affairs issued orders on 29th April 2020 and 1st May 2020 to allow movement of migrant workers to their native places by buses and Shramik special trains respectively. Remember, the lockdown was imposed on the midnight of 24th March. And this order by MHA, the first response of the Indian state to help facilitate the migration process, comes at least 5 weeks later. And by then, lakhs and lakhs of migrant workers had already migrated. Next phase. Next slide. As reverse migration situation began to worsen, millions of jobless migrant workers stranded across many states had to struggle to access food. This was one of the first crises that we reported, huge lines. There were a large number of migrant workers who had to stand in a line to get food at 6 o'clock in the morning. And the food would be served at 12. And there were kilometer and kilometer of line that we saw in different parts of Delhi. And I interviewed the late Food Minister Ram Vilas Paswan, urging him that he needs to intervene now because there was a free food scheme that was announced under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, under which 5 kg of rice or wheat and 1 kg of dal was to be distributed free of cost. But the problem I told Ram Vilas Paswanji was that, sir, I have personally met large number of workers in Delhi, Ghaziabad and Faridabad, and they don't have ration card. So if they don't have ration card, they are unable to access your free food scheme. So something needs to be done. So in my interview, I've shared the link also here, she said that the state government should use the funds made available under NDRF and SDRF, and this fund should be used to immediately procure the food from the market, and that can be used for supply to the hungry migrant workers and their poor families. But the problem, he also said, when the interview was over, is that the state governments are a little hesitant. So I asked him, why are they hesitant? So he said that because the identification of these migrant workers have not been done officially, so many officials shudder at the idea of distributing free foods, fearing that they can be made part of a litigation later. For example, a Zile in UP, for example, let's say in Ghaziabad district, if free food is distributed to the poor migrant workers, someone can later question that on what basis this free food was distributed to people who are not even registered. Nobody had the data. They only could share the names of people. So there were logistical challenges that state agencies faced. But later on, this scheme was launched later. I will come to that in, I think, next slide. Next slide. A large number of migrant workers in the Faridabad industrial area told New Delhi Television, this is a story that I did, that they had lost their jobs during the lockdown. Some did not even have ration cards to access free food grains, which was made available by Government of India, the point that I just made. Some who had ration cards were struggling to lift the free food grains they were entitled to, as the fair price shops in their locality was not functional and were running out of their meager savings. In many areas in Faridabad industrial area, large number of migrant workers who had not returned to their home, hoping that things will get better, they were not getting the free food because the ration shop near their home, from where they could collect the free food grain, did not open for several days, or many of them ran out of stocks. Next slide. And with that, with this crisis that was we extensively reported, came this data by Center for Monitoring Indian Economy, which said that in the first 2 weeks after the imposition of lockdown, the unemployment rate had reached an alarming level of 23.8% in the first week of April itself.
And this is largely an outcome of the large-scale migration that I've just mentioned. Next slide. Then finally, on 16th May 2021, the free food grains for 8 crore estimated migrant laborers was announced under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And Food Ministry release said on 16th April that Food Minister has issued a statement that to mitigate the plight of migrants, and ensure availability of food grains to them, a total of 8 lakh metric ton of food grain has been allocated to states and union territories for free distribution to migrant workers. And the states were told have a very liberal process to distribute the food grains. Next slide. And of course, the objective was to help those people who were not covered under National Food Security Act. And the final result which came on 1st September, the scheme I think was in operation for 4 months, supply of free food grains to about 95% of the total 2.8 crore migrants or standard migrants as estimated by states and union territories under the Atmanirbhar Bharat scheme. That gives you a broad idea that roughly the number of migrant workers who were dependent on this free food grain scheme was around 2.8 crore. That's largely the population they identified, and 95% of them came forward to access the food, free food. Yeah, next slide. And this is the data that was issued by Food Ministry, how much food grain was distributed in May. 2.35 crore people were given free food grains. In next month, in June 2020, 2.48 crore persons walked up to the ration shops to get the free food. And then the number gradually declined. And this is very surprising in the sense that large number of migrant workers could not still access the food, but that is, of course, the part of the logistical challenge India faced. But the Food Ministry release, of course, claimed that the scheme was successful in serving about 95% of the total 2.8 crore migrants and stranded migrants population. Next. Now, in Parliament, I was seeing large number of questions, both in the monsoon session, which was held late in September last year, and in the budget session. Large number of questions MPs have asked about the migrant workers crisis. And one question which figured several times during these 2 parliamentary sessions related to how many migrant workers died during migration. As you know, the deaths were reported not only in accidents on highways or the migrant workers being crushed by vehicles on the highways, but also many migrant workers, and the videos went viral of people dying at railway stations, in moving trains. But this is, of course, a very, very sensitive issue. And I can only put facts that was put by government in Parliament. The Labour Minister said that there is no data on the number of persons who died on road while trying to reach their home during the COVID-19 lockdown, because such a data, of course, is not centrally maintained, because this was once in 100 years crisis. So there is no systemic mechanism that exists to even keep record and data of this. But one official in Labour Ministry told me, and this is exactly the reporting I had done, that श्रम मंत्रालय का दावा है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज डेथ और बर्थ के आंकड़े जिला में इकट्ठा करती हैं, लेकिन उनके पास जो मैकेनिज्म है उसमें प्रवासी मजदूरों की डेथ की जानकारी अलग से इकट्ठा करने का कोई प्रावधान नहीं है. दिस इज एन एडीजी रैंक ऑफिशियल. इसलिए इस मसले पर श्रम मंत्रालय की मंशा पर सवाल उठाना गलत होगा. एंड दिस इज ऑफ कोर्स आई थिंक to a large extent true, in the sense that if you don't have the mechanism to collect the number of people, migrant workers who died during this phase, of course, India will never get to know how many of them died during this painful and tragic reverse migration process, in which more than 11.5 million Indians were forced to return to their homes hungry, most of them. Next slide. Now, different processes were initiated later on the basis of our COVID-19 experience. And almost a year later, more than a year later, after the first lockdown, the first All India survey on migrant workers has started finally in India. After independence, this is the first official initiative to keep a data of migrant workers. And the Labour Ministry release very categorically says, the migrant workers survey is the first focus survey on studying the socio-economic and working conditions of migrant workers.
It will also assess the impact of COVID-19 on migrant workers in India. This is a categorical assessment. We still don't have official empirical facts to know the exact quantum of the number of people who migrated and what was the exact impact and the challenges these poor migrant workers face. So migrant workers survey has started 31st March. We were called for a briefing, online briefing. This survey was officially launched. It will take time, a few weeks, to actually get the work started nationwide. Next slide. And Labour Bureau is covering lakhs of households under this survey to gather valuable data on migrant workers. These surveys will provide crucial data for policy formulation in the field of labor and employment. And this will also address a major data gap in the biggest segment of Indian labor market. And this, I think, is the point that I want to highlight, that there are very, very significant gaps that exist in terms of even having the basic data on migrant workers. And more than 7 decades after independence, India has still not put in place a viable mechanism, because if you don't have official data, how do you launch welfare schemes for people? Because you don't know how many of them need help and support from you. You don't know what is your financial wherewithal to help as many people as is needed. So I think this All India Migrant Workers Survey, first official attempt to collect data, will address this major data gap, as Labour Ministry itself has said, in the biggest segment of the Indian labour market. Next slide. Now, of course, a national database of the unorganized workers. This is a process that is being started, and this for this survey, 704 crore has been allocated. Next slide, ma'am. Now, a legislative process was also initiated. As you all know, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020, this was notified on 29 September. This was passed in the monsoon session. It subsumes several laws for workers, for regulating the workers' industry market. And in order to safeguard the interest of the migrant workers, the central government has enacted this code. And this code provides not only for decent working conditions, but also minimum wages, grievance redressal mechanisms, protection from abuse and exploitation, enhancement of skills, and most importantly, the social security to all category of organized and unorganized workers, including migrant workers. This is the legislative framework notified on 29th September, and rules have been framed. I think they have delayed the release of the rules, after which the new law will start getting implemented. Next slide. Niti Aayog has also constituted a subgroup, and they have been given the mandate to prepare a tangible action plan to address issues related to migrant workers. Now, all these policy initiatives have been initiated after the crisis was over. That essentially means that India is ready to learn the big lessons of the crisis that was perpetrated by COVID-19. And these poor migrant workers face the brunt of this crisis. And so now, finally, in last several months, we have seen several policy initiatives. Of course, this is one such policy initiative. Next. Now, Garib Kalyan Rozgar Abhiyan, the point that I mentioned earlier, and this is the briefing that Rural Development Secretary was doing when he first shared that data. And it, of course, is an attempt to boost employment and livelihood opportunities for migrant workers returning to villages in the wake of COVID-19 outbreak. And this was launched on 28th June. And Garib Kalyan Rozgar Abhiyan essentially involves basically subsuming 25 target-driven works under different Government of India schemes and provide a holistic environment where more and more employment and infrastructure can be created. And these 116 districts were identified for this. And these are 116 districts which were the problem districts. These are the districts which received the highest number of returning migrants, and across 6 states. And the total budget of these central schemes which were subsumed under this Yojana was 50,000 crores. Next slide.
Now, this is of course, relief package was also announced. We reported extensively. These are data that you have already read. The relief that was given in terms of their PF contributions, then government also trying to help smaller and medium enterprises in terms of taking the financial load on itself for making payments to workers on behalf of the employers. All these initiatives were taken. There was also a reduction in PF contribution from 12 to 10%, and a non-refundable COVID advance was also allowed from PF, and this in turn helped millions of workers. The data by EPFO that can be studied. This will give you some reflection, more new reflection on the state of the crisis that workers faced. Next slide. Now we all know that many of these street vendors also suffered during this period, and there were several schemes that were launched. And rural areas, wages were also high from 182 to 202. This is a base salary that was fixed by the center. And states, of course, have a right to give more money if they have to workers under Manrega. And we know that I even reported extensively more than 42% increase in the work demand and allocation under Manrega during this COVID-19 crisis, because these 11.5 million Indians who returned home, many of them, they found employment under Manrega. So this was very, very significant. It became kind of a buffer to somewhere help India ward off the crisis that could have erupted especially in our rural, in villages and rural India. Next slide. I think I'm now moving towards the end of my presentation. There's even a housing scheme that is now being readied for under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, and 58 public and private entities have submitted their proposals also for construction of 79,350 affordable rental housing complexes for migrant workers. This is specifically meant because, when the migrant workers crisis started, many of the landlords, they forced these workers to leave their home because they could not pay the rent. Next slide. And this is, of course, last two slides of my presentation. In the wake of the crisis that I've tried to delineate, the empirical facts that I've presented, it will be very clear to any student of social science and policymakers that this, of course, makes it that much more difficult for us to move at the pace at which we wanted to in terms of achieving the Sustainable Development Goal targets. And the relevance, of course, of the SDGs in reconstructing and rebuilding lives and livelihood opportunities in the post-COVID-19 world has, of course, grown manifold. But at the same time, the financial ability of the state to dole out the resources, the social security measures, which will be needed to pull these millions and millions of people who have become more and more food hungry, millions of people who have lost their jobs. UNFPA has released detailed reports how more than 200 million people have become food hungry in different parts of the world. And the maximum population is in India. India, of course, houses one of the highest number of people who are food hungry in the world. So in the context of the subject that we're discussing, Sustainable Development Goals on the one side have become more and more important and urgent for India. But on the other side, the sad reality is that the economic crisis, we are still in contraction stage. Economy is expected to grow at more than -9%. And this is an unprecedented fall that has happened. And so because of that, it has become urgent and important that we try and allocate new resources with a renewed vigor to address this humanitarian crisis that COVID-19 has perpetrated. And it calls, of course, as I write, a greater push towards implementation of the SDGs, and of course, the ability of the state to dole out relief and make available financial resources to achieve these targets has become more difficult as well. Next slide, last slide. Now, there are a couple of SDGs that I want to quickly mention as last part of my presentation. India will have to restructure and reallocate financial resources to achieve the SDG target by 2030. At the larger level, the COVID-19 crisis had made it imperative for India to focus on specifically 4 SDGs I mentioned. And this is the last point I want to make. SDG 1, which aims to eradicate poverty by 2030. Large number of people we can only envisage have been pushed back into the poverty line. Now,
if these migrant workers, poor migrant workers, they lose their source of income, of course, you can imagine large number of them have gone back into that trap again of poverty. Next slide. SDG 2, which essentially targets to end hunger and strengthen food security. Now, one point I want to make, this free food grain scheme was a very, very important scheme. And I think India took care of its hungry migrant workers because the free food grain scheme was launched. And under this, more than 80 crore Indians, the government data shows, were covered under this scheme. And they benefited 80 crore, 800, more than 800 million Indians gained from this. And this, of course, helped us ward off a large part of the socio-economic crisis that was before us. SDG 3, which aims to ensuring healthy lives. Now, they are taking steps also to help the poor get the best healthcare in this period of crisis. And SDG 8, which calls for efforts to promote sustainable economic growth, productive employment, and decent work opportunity for everyone. So these are 4 SDGs, which have become very crucial in the context of the humanitarian crisis that was perpetrated by COVID-19. And from now on, in the next almost 10 years, India will have to reprioritize this allocation of financial resources. And I think in the post-COVID-19 world, the government of India should prepare a new policy framework to initiate new measures to help especially those people pull out of poverty, pull out of hunger, pull out of the world of unemployment. The crisis is again deepening. We see in parts of India again a new wave of migrant workers are again going back to their home, fearing what is going to happen. So in this period of uncertainty, I think it is very imperative and important that we continue and keep our focus on the impact of the COVID-19, especially on the most vulnerable, poor and underprivileged people in the country. Thank you, Nakul sir. Thank you, OP Singh sir. थैंक यू हिमांशु जी। बिल्कुल आपने सही परिप्रेक्ष्य में जो माइग्रेंट वर्कर का प्रॉब्लम है उसको आपने रखा। इस पे हम लोग अभी और बातचीत करेंगे। अब अभी ओपी सिंह साहब को सुनते हैं। ऑडियंस ऐसे आप सब लोग ओपी सिंह साहब को जानते हैं। ओपी सिंह साहब एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और इनको एनडीआरएफ का डीजी रहने का एक्सपीरियंस मिला है। और इनके समय में काठमांडू अर्थक्वेक हुआ था, जेएनके फ्लड हुआ था, प्रोबेबली कोसी फ्लड भी हुआ था सर के समय में। और इनका एक नेपाल अर्थक्वेक पे बुक भी है। खुद भी डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वालिफाइड है। ये उत्तर प्रदेश के डीजी से रिटायर हुए हैं। उसके पहले एनडीआरएफ से गए, उसके पहले सीआईएसएफ के डीजी रहे हैं। तो काफी बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। सर आपने दोनों पक्ष, एक माइग्रेंट वर्कर वाला पक्ष सुना और एक एजुकेशन सेक्टर को भी सुना है आपने। और इन्हीं 2 मुद्दों पे हम लोग बात करने के लिए आज बैठे हैं। अब सर हम लोग आपको सुनना चाहते हैं सर, प्लीज। Voice is not coming. सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अब आ रही है? जी। तो सबसे पहले तो मैं नकुल को बधाई दूंगा for such a beautiful platform, providing such a beautiful platform where all of us can come together and deliberate on such an important thing. You know, we are into the second phase of COVID-19, and to discuss about unemployment, to discuss about migrant laborers, to discuss about education. You know, these are all timely topics, and I'm really grateful to Zone 4 Solutions, and particularly Mr. Nakul, to have invited us for this beautiful digital platform to discuss all these things. But on top of it, I would like to congratulate and give my compliments to Himanshu for exposing such a beautiful way the real problems of migrant workers. In fact, I'm being very honest to him and to all the listeners here
that we did not think of the migrant laborers in the first place. And in fact, as rightly pointed out by Himanshu, that it took almost more than a month, almost 5 weeks, for anybody to just wake up and do something. And when we saw on TV that a lot of migrant workers are just marching ahead, like a like army, they are just marching ahead. And then we realize that how great this problem is. So I have few questions also to ask from Himanshu, which perhaps with the permission of Nakul, I'll be asking later on when the discussion starts. But let me begin my observations. Of course, with the second wave of COVID-19 infections, which is crashing on currently on all of us, it appears to me that this pandemic is a test of societies, a test of communities, a test of governments, and a test of peoples. All four combined, it has been a test, litmus test for all these organs: people, government, communities, and societies. And during last 1 year, when we got into the pandemic mode, we had started to pandemic. We had started to understand the sense of the virus and how we could understand the virus. सर इफ पॉसिबल माइक को नजदीक करके बोले सर दिक्कत हो रही है सुनने में. I'm very close to the PC. I'm very close to the computer. जी जी अब ठीक आ रहा है. अच्छा, ठीक है. तो हमने देखा कि हम एक साल में जो पैंडेमिक को समझ पा रहे थे, उस समझते समझते में फिर से पैंडेमिक ने एक बहुत ही रिसर्जेंट तरीके से कमबैक किया. और now with almost more than 2.5 lakhs of people getting infected almost daily, this new wave of pandemic looks like that it is much more contagious than the last year. एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर हम देखें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वही सेम डिप्रेसिंग फेज में चल रहा है. सबसे पहले एक छोटा सा पीरियड सक्सेस होता है और उस सक्सेस के बाद सब लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, और which is immediately followed by a very negligence on the part of the organs when you allow mass gatherings to take place, either in Kumbh Mela or in election rallies or in cricket matches, where you have the zero safety protocols. And again, you follow certain rules and with a very panicky and heavy-handedness, you try to convert the hospitals into COVID hospitals because you are running out of beds, you are running out of the ventilators. And then you follow some kind of standard operating procedures by way of which you try to shut colleges and schools, cancel your examinations, either cancel or postpone the examinations. And when everything fails, then you try to impose lockdown. But this time, the government is slightly new in its approach. They are not calling it as lockdown, they are calling it breaking the chains. Though in nutshell, I think it remains the same. And maybe in coming days, we'll have the more and more severe restrictions on those things. But on top of it, one thing which is very, very clear is crumbling of the entire health infrastructure. And this health infrastructure, the crumbling of the health infrastructure is complete, nearly complete. You have the stories of deaths, you have the stories of despair coming from every nook and corner of the country. And चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, बेंगलुरु हो, Mumbai ho, Ahmedabad ho, all these places are flooded with those stories of death and despair. And last year हम लोगों ने देखा कि total infection that made 1.5 lakhs of people dead. लेकिन September 2020 हम लोगों ने बहुत we were really scared. We were willing to do what it makes us to save. लेकिन जैसे जैसे इस पे वो होने लगे और वैक्सीनेशन बढ़ता गया, हम लोगों ने देखा कि क्राउडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फेस्टिवल्स में या फैमिली सेलिब्रेशन में या इलेक्शंस के मोड में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट की चीजों को हम मानने से इनकार कर रहे हैं. हम लोग एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को एकदम अनएक्सेप्टेबल समझ रहे हैं. और यही कारण है कि कोविड-19 का जो सर्ज है, इट इज गेटिंग मच एंड मच fatal, much and more this thing. Now, Himanshu has rightly pointed out that unemployment is shot up, and shot up from pre-lockdown period 6.4% था, उससे वो बढ़कर 24, nearly 24, उन्होंने 23.86 का
24% till about May 2020. And that had already pushed nearly 40 crores of people into abject poverty. It's one of the goals of the SDG to eradicate poverty. But imagine a situation like this where you're trying to transfer and trying to push back all these people into abject poverty, so much so that 40 crores of people have been rendered such. And this lockdown economically affected children, economically affected women, and moreover, education sector, about which we'll be talking and we'll discuss about it in greater details. And more than 320 million children were affected by the school closures. So you can imagine how this is being done. Now, one thing which I found this time is that slightly, the feature of migrant labor, though it has been detailed by Himanshu, but the feature is slightly underrated. Though in the real sense of the term, the migration hasn't started, or even if it has started in a very small measures. But what I found was that you have now the migrants are increasingly single. Male migration is there. In fact, perhaps they became wiser. They left their women and children back home, and they came all alone. The male migration is there, but the government response cannot begin and end with the lockdown. You have to do something. The measures have been taken. A lot of data and this and that is being done, but for the time being, not data plans and not so much of data collections and compilations. I can always say that few measures need to be taken immediately. That all these people should make public appeals by political, religious, and social sector leaders that everybody has to be supportive of migrant laborers who are trying to get to their homes safe and sound. This is number one. You have to be supportive. Second is that you need to ensure the wide availability of safety gears. You can make available soap, sanitizer, etc. to relief workers, government employees, and workers in transit. Because these are some of the small things which are really required. The most important thing which perhaps we missed out last time was transportation, about which Himanshu talked in a greater detail. You have to arrange transport in collaboration with state and privately owned bus operators. This is very important, and how you can have to make a holistic plan and provide passes on urgent basis to civil society organizations who want to provide relief. I mean, that is also, what Himanshu talked about basically is the lack of logistics inventory position. You have the resources. In fact, at local level, a lot of resources were already there. As we see in cases of disasters, natural disasters, in terms of floods or in cases of earthquake, you have a lot of resources, but those resources, either you are not, you don't know those resources, or even if you know the resources, you do not know how properly those resources can be utilized. For example, the buses could be available there, the resources could be available there, but how to make an inventory of all those resources and make use of those, this is very important. And naturally, you have to provide food, water, and shelter in a very dignified manner to migrants in transit or do this. So the Labour Ministry is working, as has been told by Himanshu. They're working from 1st of April 2021. They have already launched bill work for conducting an all India survey of migrant workers. I hopefully think that these things will come to an end and they will have a better result this time. But one thing I would like to ask and pose the questions to the audience is that what is our objective? Is it our objective is to stop migration, stop reverse migration, make them Garib Kalyan Yojana, for example? What would be the interlink between Garib Kalyan Yojana and Manrega? And 116 districts which have been identified because they are the ones who are giving the maximum number of migrant workers to various states. What would be the study? What would be the study? Would the government like to make them stay there in their own areas, or will they come for the job opportunities? People from Bihar or from UP or from Madhya Pradesh, will they come to Maharashtra, Gujarat, and other places in search of jobs? On the one hand, you are giving a lot of relief. Garib Kalyan Yojana, things are moving fast. You're trying to make them stay there, and on the other hand, these workers are whether they are required in such areas or whether they have their own needs to go for employment. These are some of the questions. These are some of the research methods. We must do that. Now, coming to
coming to education sector, about which I would like to give a little bit of this thing. We have to realize the effects of school closures on more than 1.5 million students. And these are the children who have had no access to learning due to lack of devices, connectivity, or teacher support. When the topic was introduced by Nakul in the beginning, he mentioned about so many things. I would like to give one very practical example. Last year, when I was spending my time in Uttarakhand due to COVID, due to lockdown, I had a chance and occasion to talk to many educational people, those who are working in the education sector. In fact, I happened to meet and happened to talk to a number of principals of intermediate colleges. And they all said one thing, that even if we have the resources, but the resources are not equitably distributed. He was, say, for example, a laborer's son. He is studying in a school, but there is only one mobile phone, and maybe that the internet accessibility is not there at home. The moment he goes out in search of job or he's working as a laborer outside, the children are devoid of any connectivity. So this is very, very important, about which Nakul mentioned about it, that you need to have not only the support of the teachers in a physical way, but you need to have devices, you need to have connectivity to feed the lessons plans for this particular purpose. And how they are going, how the children are going to cope with an exam system for which they are not at all prepared. Today only I was reading the newspaper, proctorals, I don't know, I didn't hear about this word earlier, but they said that because of so many cliches, this is not becoming successful. Online examinations have proved to be a disaster in my term, because that requires connectivity, that requires security, that requires proctoring, which is almost absent in such cases. So to thrive in a globalized world where you have the 21st century is required, your learning must be seen as a pathway to attain your well-being and happiness. The children need to be taught like this. And that is why pandemic should be treated, and it is for all the policymakers to think that the pandemic should be treated as an opportunity to examine our education system. And that is why I say that this digital platform, which Mr. Nakul has initiated, it's a beautiful platform where you can deliberate all such things where you have to do. In fact, uh, when I think of the education, I find that the education is something which should be given in a wholesome passive package. It is not something which you can just give the classroom lectures. Am I I clear request to? everyone to, just a second, sir. I request everyone to please mute. Akash ji or Navdeep? Administrator can also mute themselves. Should I continue? Sir, please carry on. Yeah. Nakul, was I audible all the time? Or, Yes, sir, you are audible. Someone don't know how they introduce. अब अभी उनको बंद कर दिया है हम लोगों ने, आप प्लीज कैरी ऑन करें सर. तो मैं ये कह रहा था, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि we often speak of our difficulties and our challenges, but we never realize the challenges and the difficulties felt by the students, felt by the children. And a child's life is full of many parts. वो उसके पास sounds हैं, उसके पास sights हैं, उसके पास colors हैं, उसके पास fragrance हैं, उसके पास experiences हैं, और उनके growing up years हैं. वो बच्चा बढ़ रहा है, वो अपनी आयु को बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है. तो हमें लगता है कि every year for a child is a milestone in learning. It's a milestone in life. उसको learn करना है. और यहाँ पे complete uncertainty है, complete normalcy से हमारा alienation है, complete जो रियल टाइम में पीयर कनेक्शंस होना चाहिए वो हमारे लिए एब्सेंट है, और हमारा जो स्ट्रॉन्गर अडल्ट्स का जो होना चाहिए अपने बच्चों के लाइफ में वो सब कंप्लीटली एब्सेंट है. इन सब चीजों में ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो अपसाइड डाउन हो गई.
Now the policymakers have to think of this. How do we reactivate the impact? So all that I have to say is this, that these two beautiful areas, sectors, migrant laborers, because this is going to pose a very serious problem. And mind it, last year we did it and we faulted on that, but this time if we fault again, then perhaps the society is not going to um, forgive us. And I would request Himanshu, people like Himanshu who not only give beautiful presentations and make academic records, but they are the ones who are practitioners. They are on the field to see themselves. Nobody can challenge their practices. Himanshu was there on the spot. We could see him day in and day out that he was covering all these areas, being a frontline. That is why I said that he's a frontline worker, like a doctor or like a compounder. So all these things have to be done. So to conclude, everyone, I must say that this global pandemic is marching on, and we have learned a hard way that how to deal with it. And there are so many things we have to do it. In fact, two things I must say that, and which is very, very significant, and all of you know about it, that it is high time that we must invest in public health and primary health care, as well as education. But primary health care and public health they are the areas where we have to invest massively. And another lesson that we draw from this is the positive science and science. There has to be a global collaboration between the scientists to take forward us to those areas where our response matches with the problems that we are facing. And we have to still go a long way. We need to more about the people who are getting infected. In fact, the other day I was reading an article that we don't have the data. As Himanshu was talking about data on migrant laborers, we do not have the data on so many things in medical fraternity, medical science. Uh, where are these people coming from? All these infected people, which age group, which gender, are they vaccinated or not vaccinated? Everybody is talking on TV, but we are, in fact, we are confused. We are confused. Some doctor will say like this. I don't know. I'm not denying their wisdom, but we are in complete darkness. So I think we need to have such informations through data collections, through real scientific endeavors, and then only we can perhaps strategize our tailor-made strategy to do something. And that is why I say the research has to be topmost priority, whether research in the medical science, whether research in education field, or whether research in labor industries. All these things require a lot of massive this thing. Thank you so much. I'm so happy that you heard me so patiently, and I could. These are all my views on this, though are not very structured ones. But thank you so much, and thanks once again to Mr. Nakul, Mr. Himanshu, and Mr. Avdesh for giving me an opportunity to speak something. Thank you. थैंक यू सर। अब हम लोगों ने सब लोगों ने 3 लोगों को सुन चुके हैं। अवधेश जी को सुना, हिमांशु जी को सुना और सर आपका सुना। इससे जो कुछ इन बिटवीन लाइंस या जो निकल करके आया, मैं उस पे अगर हम सब लोग मिलके एग्री है तो उस पे एक बार बात कर लेते हैं। मुझे ये समझ में आया कि क्लोज डाउन जो है वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। जैसे हिमांशु ने भी कहा, जैसे अवधेश जी ने भी कहा, आपने भी बताया कि क्लोज डाउन तो ऐसा लगता है कि हम हमेशा ही रिस्पॉन्स फेज में है। फिर डिसास्टर मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है अगर हम रिस्पॉन्स फेज में ही है तो। दूसरा पॉइंट ये बन के आता है कि पैंडेमिक या कहें जो कोविड हजार्ड जो है, ये अब कुछ रेकरिंग हैजार्ड सा होने लगा है, ये हम लोगों को मान लेना चाहिए। और जैसे हम फ्लड के साथ रहना सीख लिए आसाम में, बिहार में, वैसे ही हम लोगों को डिसास्टर मैनेजमेंट सीखना चाहिए और इसके साथ रहना सीखना चाहिए। तीसरा पॉइंट एक जो निकल करके आया कि जितने भी सिस्टम है, जैसे स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन वाले, सब लोग इस बात से एग्री हुए कि बंद कर देने से तो बिल्कुल सेफ नहीं होंगे। हम रिस्क अवॉइड कर सकते हैं, बंद करने से तो बिल्कुल सेफ नहीं होंगे। और ये स्कूल बंद करना ऐसा लग रहा है अब
कि शायद कोविड से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है वो। एक चीज और निकल करके आया कि जो हिमांशु भी बताया और आप भी कह रहे थे सर कि डेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सही से बीमारी ही नहीं पता है। अगर हमें सही से बीमारी ही नहीं पता है कि कितने लोगों को रिलीफ देना है, कितने लोगों के लिए हमें तैयारी करना था, जैसे जो डेटा हिमांशु जी ने भी डाला, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग है उसमें हम फेल हैं। इसमें हम लोग जो है वो फेल हो गए हैं। और हमारा ऐसे भी, मुझे देखो सर यहाँ पे बात समझते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पे ही लिखा हुआ है, जो हेलो, प्लान पे ये लिखा हुआ है कि हम उस प्लान को अपडेट करें, उस प्लान को हम टेस्ट करें, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अब पूरे भारत में कोई 740 DDMA है, जिसमें से ऐसा एक डेटा है कि 600 के आसपास का डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बन गया है। तो फिर इसका मतलब हम उसे अपडेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपडेट करते तो हमें आज के तारीख में जो अभी डेटा का पता लग रहा था उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया होता। तो मतलब हमें बीमारी ही सही से नहीं पता है। ये मुझे ये 3 लोगों की बातों से पता चला। तो बाकी अगर अभी हम लोग सर इससे और सिस्टम को अब सबके लिए खोलते हैं, जिनको भी क्वेश्चन को या कुछ, एक नवदीप जी है जो हाथ उठा रखे हैं, तो नवदीप आप हम आपको अनम्यूट करते हैं, और जिनको भी क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये डिस्कशन है इसीलिए केवल इनविटेशन से लोगों को बुलाया गया था यहाँ। जैसे अदरवाइज हमारे बाकी के वेबिनारों में 700 800 लोग आते हैं, वैसा नहीं बुलाया गया। इसमें उन्हीं लोगों को बुलाया गया जो बात कर सके और अपने डिस्कस कर सके हम लोग। तो नवदीप, हम आपको, आप अपने आप को रिक्वेस्ट कर, वो अनम्यूट करके और अपनी बात आप रखिए। मैं आपको क्या चेंज द रोल कर, अच्छा मैं आपको, बोलिए नवदीप, आपको अपने आप ही करना है नवदीप। By the time he will ready, can I ask? सर मैं, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। जी 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 बोल। सर नकुल तरुण जी, मैं, यस, जी अवधेश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए अवधेश जी। आपने जो बात कही सर, मैं उसको एक एविडेंस के जरिए थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये सवाल तो मैं नहीं कहूंगा, इसको मैं कुछ, इसको कंटिन्यूशन डिस्कशन को बढ़ाने वाली बात कहूंगा। मैं एक शेयर करना चाहता हूं आपकी परमिशन करें, से। सर शेयरिंग राइट प्लीज, अवधेश जी को शेयरिंग राइट दो। मिल गया आपको अवधेश जी, आप करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट अ सेकंड। आप यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे सर, इफ यू कैन सी दिस स्लाइड, छोटी सी बात लिखी हुई है, World War I claimed an estimate of 16 million lives. An influenza epidemic that swept the world in 1918 killed an estimate 50 million people. ये यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। और अब आप मान के चलिए कि इस वक्त ये 1918 की जो एक डाटा है, विश्व युद्ध के समय में 1914-18 में पहला हुआ था, फिर 1939-45 में दूसरा हुआ। लेकिन इस विश्व युद्ध के अलावा भी महामारियों के लिए भी वो शब्द वक्त जाना जाता है। और जिस बात को हम लोग कर रहे हैं कि चाहे टीचिंग सेक्टर हो, चाहे आप माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम हो, जॉब जाने की बात हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई चीज है। ये होती ही है जब इस टाइप की पेंडेमिक आती है। तो यही इस बार भी हो रहा है। और अब मैं आपको एक चीज दिखा दूंगा, तो शायद हम सब जो 2021 में आज बैठे हुए हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 2021 नहीं है, 1921 है। देखिए सर, ये आप, मैंने नकुल तरुण जी इस पोस्टर को जानते होंगे।
और यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ सर आपको दिख रहा होगा, वियर ए मास्क एंड सेव योर लाइफ। ये स्क्रीन पे जिन लोगों को भी ये पोस्टर दिख रहा होगा वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये पोस्टर जो है 2021 में तो इस वक्त चल रहा है कोविड-19, मगर वहां पर लिखा हुआ एक गेज मास्क से 99% प्रूफ अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा क्यों लिखा हुआ है? हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम सभी लोगों ने अभी तक डिस्कशन इस प्रोग्राम में अभी तक किया है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने घूम फिर कर सर यही बातें बार बार दोहराई ही हैं कि जो प्रोविजन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रोवाइज किया जाए, और लॉकडाउन्स है, स्कूल क्लोजर्स हैं, या जो हमारे फैक्ट्री इंडस्ट्री को क्लोजर हैं, दीज आर नॉट द सोल्यूशन एब्सोल्युटली, बिकॉज if this pandemic or this situation continues for some years, we can say, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर कंटिन्यू होता है तो हम कितने समय तक के लिए स्कूल क्लोजर के लिए तैयार हैं? हम कितने समय तक के लिए इस तरह के मोड्स के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि एक अभी तक भारत के या फिर पूरे वैश्विक तौर पे सबसे बड़ी चुनौती आज सामने है। और कल हम बात कर रहे सर आशीष पांडा सर से, तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी शायद ग्लोबल जो हमारी पेंडेमिक फाइट के लिए हमारे दुनिया को तैयार होना चाहिए, तो उसके लिए हमको जो मेजर्स लेने हैं वो भी अब अनप्रेसिडेंट लेने पड़ेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके का ये वियर ए मास्क है, शायद आगे आने वाले 100 साल के बाद फिर से ऐसा ही टैग वो बदल लिया जाएगा कि वहां पे इन्फ्लुएंजा के जगह कोविड-19 लिखा होगा। तो ये रिपीटेड होगी और लगातार रिपीट होती रहेंगी पेंडेमिक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, जिसकी वजह से वेक्टर डिसीज ऐसी जगह पर पाई जा रही हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ऐसी जगह पर हो रहा है जहां वो पहले नहीं होते थे। एनिमल कम्युनिटी से, यानी जूनोटिक वायरस आर एंटरिंग इनटू द ह्यूमन कम्युनिटी। दैट इज this is going to be a trend in the near future. That is why we have to launch some certain type of program कि हम जो पुरानी बातें हैं उनको ही ना करें, हमें कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा इसमें आगे बढ़ के। तो सर इसी के साथ मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हाँ, हमें इसके ये ऑप्शन नहीं है आप कुछ भी क्लोजर का, कि हमने क्लोजर कर दिया और हमारी जिंदगी उसके साथ में जो है एकदम से बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आपने देखा था 29% ड्रॉप भी गई थी इकोनॉमी। तो हम कितने और ड्रॉप के लिए तैयार होंगे? हम कितने और माइग्रेंट्स को खोने के लिए तैयार होंगे? हम कितने और स्कूल स्टूडेंट्स को, जिनको स्कूल चलो अभियान के तहत हमने जोड़ा, उनको खोने के लिए तैयार हैं? तो इस सब सवालों के जवाब मुझे लगता है इस डिस्कशन से जाने चाहिए सर। और इसी के साथ मैं सर अपनी इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा बंद करता हूँ। ये दो स्लाइड्स मैंने केवल एक सेंसिटाइजेशन के लिए शेयर किया था। होप आगे का डिस्कशन थोड़ा इससे हेल्प लेगा। थैंक यू सर। ओपी सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने सही कहा कि हमें बहुत इनोवेटिव वे में, बात सही है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अभी तक हम लोग क्लियर नहीं है कि ये वायरस का क्या प्रकार है। म्यूटेंट जो है वो 3 टाइप्स के म्यूटेंट्स हैं, ब्रिटिश है, ब्राजीलियन है या साउथ अफ्रीकन है, या इस कंडीशंस में क्या है। कल मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वहाँ का जो यूके का जो वैक्सीन है वो वहाँ के परिवेश में बनाया गया है, तो उनका ड्यूरेशन दूसरा है, हमारे यहाँ दूसरे परिवेश में बनाया गया। सो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ प्रोटीन, एंड सिंस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, आई एम नॉट a doctor, so I can't comment. But by and large, we have to accept what the doctors are saying, and that is why I say that whatever the government regulations, government directives जो भी है उनको हम माने, क्योंकि गवर्नमेंट एक रिपोजिटरी है, उनके पास विजडम है, उन्होंने कई एक्सपर्ट्स के बातों को निचोड़ कर वो डायरेक्टिव देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस हैं उसको हमें मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। और जो बेसिक चीजें हैं, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, वैक्सीनेशन का, इन सबों के अलावा मैं उनसे एकदम सहमत हूँ कि इनोवेटिव, बट वो इसीलिए मैंने अपनी बातों में ये कहा कि साइंस एंड साइंटिस्ट, इन दोनों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, और उन दोनों के ही परिश्रम से हम लोग जो है सो आगे बढ़ सकते हैं। साइंस का बहुत बड़ा रोल है। 1918 में भी 3 साल लगे थे उस स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा को ठीक होने में, और सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो इंडिया में ही हुई। जी जी, सबसे ज्यादा मौतें उस 50 मिलियंस की जो बात करें, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया का। तो और आज एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें लिखा कि फिलाडेल्फिया में 2 लाख लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने 47,000 को इन्फेक्ट किया और लगभग 12,000 लोग मारे गए।
ये बात हम क्यों नहीं सोचते कि इलेक्शन रैलीज इतने हो रहे हैं, हमारे कुंभ मेला के इतने कॉन्वोकेशन हो रहे हैं, तो ये सब भी तो है। सो इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जो साइंटिस्ट करेंगे वो उनको हम उन पे छोड़ दें, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल चीज है कि मास्क लगाना, कॉन्ग्रीगेट नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सब चीजें तो हमारे ऊपर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सेल्फ लॉकडाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के जितने भी आदेश हैं वो हम लोगों को मानना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है विजडम में कर रही है, लेकिन सेल्फ लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। हिमांशु जी, आप अपना रिफ्लेक्शन देंगे? सर नकुल जी, हाँ हिमांशु जी, क्योंकि थोड़ा इनका बहुत अच्छा एक्सपोजर है। मैं एक और चीज पर सर की राय भी चाहूंगा इसी में, जो मैंने अभी बोला इसके साथ में एक और है सर। अभी जो यूएन ने बोला था, तो इसको एक पैंडेमिक के साथ में इसको इन्फोडेमिक भी बोला है सर। दिस इज इन्फोडेमिक एज वेल। और जो व्हाट्सएप हमारा है या हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स है, आज भी मैं देख रहा था बहुत सारे फॉरवर्ड हो गए, मेरे को खुद फॉरवर्ड आया कई मैसेज, तो उसमें कोई क्योर बता रहा है, कोई कई सारी तरीके की इंफॉर्मेशन, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है। और हमने देखा कि लास्ट टाइम जब मार्च 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो पैनिक्स फैले थे मुंबई में, दिल्ली में। माइग्रेंट मूवमेंट का जो मेन कारण था वो पैनिक भी कहीं ना कहीं था, जो मिस इन्फॉर्मेशन से जनरेट हुआ था, वो सबसे बड़ा कॉज वहां पर हुआ था। एकदम से भीड़ भाग खड़ी हुई थी। तो सर आज उस टाइम मार्च 2020 पे आई कंसिडर दैट वी हैव द जीरो एक्सपीरियंस टू डील विद दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, but now we have approximate 1 year of long experience as well with us to launch our future preventive measure, or we can say the infodemic abatement programs. So अब हम इसके लिए क्या करें आगे कि ये चीज ना हो सर? इसके लिए थोड़ा सा जी, अनुभव से सीखना होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक रिसर्च पेपर लिखा हूँ, पब्लिकेशन बाय ब्लूमसबेरी। उसमें जिस दिन लॉकडाउन लगा 24 मार्च मिडनाइट, उस वक्त भारत में 542 केस थे, 542 केसेस थे ऑल इंडिया में, जो हम लोग पास हेल्थ मिनिस्ट्री का डाटा आता था। और नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट एवर इन ह्यूमन हिस्ट्री। लोग, मैंने अपने पेपर में लिखा है कि पहली बार 1300 मिलियन से ज्यादा लोग घर में रहे, लंबे अवधि तक रहे। ऐसा लॉकडाउन वर्ल्ड वॉर के समय में लगता था, लेकिन उस वक्त पॉपुलेशन। But today we are talking, we can travel freely, fly freely, even when India is reporting 270,000 plus cases in one day. That is the long journey we have come through. From an imposition of a stringent lockdown when India had 542 cases, to a day when India has 270,000 cases, and we are still discussing. OP Singh sir ने आखिरी में जो कहा, मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण आउटकम है हमारा। कि अभी जो व्यापारी, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लगातार मैसेज आ रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से, बाइट्स आ रही हैं। 2 नेशनल व्यापारी संगठन ने के नेताओं ने, अध्यक्षों ने बाइट रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया है कि एनडीटीवी में चला दो उसको, कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल अनाउंस करने वाले हैं। सर ने जो कहा कि सेल्फ लॉकडाउन, ये सेल्फ लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया पहले चांदनी चौक के व्यापारियों ने की। आपको समझना होगा, क्योंकि मैं बाहर गया बाय डिफॉल्ट बोलिए या जैसा भी बोलिए, मुझे सड़क पे 2 लोग 2 क्लास दिखे इंडियंस के। एक पुलिस वाला कांस्टेबल था बेचारा, जो बॉर्डर पे था, और दूसरा रिपोर्टर जो न्यूज गैदर कर रहा था, और तीसरा माइग्रेंट वर्कर था। चौथा कोई क्लास ही नहीं था सड़क पे। जो जहां थे वही स्टैंडर्ड थे। अब उसमें पुलिस वाले भी हमारे पास नहीं आते थे, ये सोच के। तो मैं भी हंसता हूँ, एक दो को बोला कि सर आप मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। वो हमारे चेक करने पे पास नहीं आना चाहता है, उसको पता ही नहीं वायरस क्या चीज है। दूर से देखा जाए एनडीटीवी प्रेस, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। वो आई कार्ड देख नहीं रहा है, दूर से निकाल रहा है आई कार्ड ऐसे। ना चलो ठीक है, ओके ओके। We didn't know about the virus. Today we have 270,000 plus cases we have reported every day. This is the 4th day where we have reported more than 200,000 cases. If you just count last 4 days, we have reported more around 9.5 lakh cases plus, almost 1 million cases in the last 4 days. But not a single manufacturing unit is closed. और अभी आपको जो कंटेंट में व्हाट्सएप में देखता हूँ, वो बहुत ही
एक साल पहले जिस तरह की थी कि क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वायरस क्या है, हम क्या है, ये पी लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, बहुत तरह का चीज था. ग्रेजुअली द रिस्पॉन्सेज आर मोर स्ट्रक्चर्ड. ओवरऑल अभी भी कुछ लोग हैं जो बहुत तरह की अफवाह फैलाते हैं, पर एक तरह का फियर साइकोसिस भी होता है, क्योंकि हर आदमी रिपोर्ट कर रहा है मेरे परिवार में उसको हो गया, उसको हो गया. कुछ लोग कहते हैं फेसबुक देखने में डर लगता है, कोई वीडियो सर्कुलेट, इतने तरह के वीडियो आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के, मरीज तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए यहाँ वहाँ. वी आर सेंसिटाइजिंग द कंटेंट बिफोर एयरिंग. मतलब आज के दिन तो आप कुछ मत कीजिए तो आपके पास 500 वीडियो रोज आ जाएगा, अलग अलग 500 जिले से. यहाँ कोरोना क्या स्थिति, रिपोर्टर को वहां जाने की जरूरत ही नहीं. So it's very important that these are lessons that we must learn. And I think that I'm very happy as a reporter, as a news correspondent, I can tell you, we have a far more matured response today than what was the case 1 year back. एक साल पहले तो मैं सोचता भी नहीं था, कार निकाल के पहले दिन निकला 25 मार्च को, मेरे लिए वो एडवेंचर ट्रिप. मैं बिल्कुल शहनशाह की तरह कार लेके और रोड पे चला गया. 4-5 किलोमीटर कार चलाता रहा, ना मुझे किसी ने रोका, ना मैंने किसी को देखा. मतलब गायें भी जो दिखती है मंडी के पास वो भी नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि मंडी बंद थी, वहां कुछ खाने के लिए था नहीं, तो गाय भी वहां पे मंडी के पास नहीं आई थी. इट वाज टोटल बैरन, एज इफ इंडिया वाज अंडर सीज. जब दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर आया तो पहले 4-5 पुलिस वाले दूर में खड़े थे शैडो में. उन्होंने दूर से देखा, पास दूर से ही बोला जाओ जाओ. तो सर आई कार्ड मेरा ना, ठीक है ठीक है. उनको लगा पता नहीं ये कौन है, यहाँ पे कहाँ से आया, इसका चेकिंग कौन करेगा, इसके पास जाऊंगा मुझे कोरोना हो जाएगा. 25 मार्च को नहीं पता था इंडिया को. बट टुडे वी हैव अ फार मोर रिस्पॉन्सिव सोसाइटी एंड अ स्टेट दैट रिस्पॉन्ड्स. पीपल आर मोर मैच्योर. तभी तो मैं अभी एक छोटे लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल का इंटरव्यू कर रहा था. उन्होंने कहा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बाधित हुई है, लेकिन एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक हफ्ते पहले इंटरव्यू किया था, क्लोज नहीं किया गया. फैक्ट्रियां बंद नहीं की. आप स्वेच्छा से बंद करके जाना चाहते हो, आपकी श्रद्धा है, पर आपको कोई कह नहीं रहा है. See, this is the new strategy that Indian state has. They know that they have, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 बार कहा है, 8-5 बैठक कर. इनफैक्ट जब हम आपसे बात कर रहे, जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो मैं आपको कह सकता हूँ, मेरे पास फोन आ रहा था ऑफिस से कि लाइव कर. PM has called a meeting at 11:30. That meeting is still on, but I could not have responded to them. This is the 5th meeting that Prime Minister is chairing in last 10 days. It's a rare thing, and OP Singh sir will appreciate it more. 8th March, PM met chief ministers. 14th March, 12th March, he met governors. There was a meeting on oxygen supply on Friday. There was a meeting with secretaries on reviewing the overall situation and a crackdown on black marketing of remdesivir and other critical medicines. That happened on Saturday night. And today, Monday morning, again, this is the 5th COVID review meeting. Mamata Banerjee has appealed. She has said, I will not campaign now in Kolkata. So I'm saying that ये जो सेल्फ लॉकडाउन का जो सर ने अभी आइडिया दिया है, जिसकी शुरुआत चांदनी चौक के व्यापारियों ने की है कल शाम को पहली बार, और अब बहुत सारे व्यापारी संगठन दिल्ली में कर चुके हैं. बट व्हाट सर हैज सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जिसको जनता कर्फ्यू बोलते थे, ऐसा लगता था कि स्टेट रिस्पॉन्ड कर रहा है. स्टेट की जिम्मेदारी है नागरिकों की जान को बचाना. इस बार बिल्कुल उल्टा रिस्पॉन्स है. इस बार आपको ये कहा जा रहा है अपना सुरक्षा खुद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे. पहले था वो पेरेंट की तरह, स्कूल बंद कर दिया है, टेक्स्ट बुक दे दिया, पढ़ाई करो. अभी पेरेंट बोल रहे हैं कि बच्चों आपको खुद पढ़ाई करनी चाहिए, अब अच्छा पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा. बट नोबडी इज सेइंग क्लोज दिस, क्लोज दैट. दैट्स व्हाई दिस इज अ न्यू स्ट्रेटजी. बट आई थिंक it is very important that despite all these efforts, the numbers are still rising, because the degree of sensitization that is required to fight this pandemic is still not there. और मुझे श्योर कि जब आप लोग समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जाते होंगे, आपको 100% लोग सक्रिय नजर नहीं आते. सर अभी भी नहीं आते. Airports पे restrictions. Sir, I have a question. Yeah. I have a question. Just I wanted to ask both of you, OP sir and Himanshu ji, to both of you, that you people are saying that we have to follow government rules and regulations. I totally agree. But one side, government is supporting rally, Kumbh Mela, IPL matches, and the other side
government is postponing 12th education, or you can say the 12th class exams. Somewhere, I personally feel that they are not caring the mental status of the student. They are just punishing them. There are so many means and way outs. So they are having some contradictory views. So just I wanted to know your opinions to both of you. You understand my point? No, That अभी they should, because they are the youth and they are the future of our India. We have to handle them very carefully. And I believe that postponing the exam, yeah, playing with their mental status, it is not good. So please, नहीं just मुक्ता I जी, wanted to know. आप मुक्ता जी, before हिमांशु जी बोलेंगे उस पर, and he has much more to speak on that. मैं इतना ही कहूँगा, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं. There shouldn't be any contradictory stand on the part of the government. But why I said this, because everybody is an expert on this, and nobody knows the symptoms, nobody knows the actual cause. तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट के पास एक रिजर्वॉयर रहता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, दे आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, दे हैव द डॉक्टर्स, सभी के, और उन सबों की बातों को सुनकर एक निचोड़ डायरेक्टिव निकाला जाता है. जहां गलत डायरेक्टिव होता है तुरंत वो विड्रॉ कर लेते हैं. So that in that context I said that we must follow, for example, that second dose, Sir, kindly unmute, sir. सर आप म्यूट हो गए हैं. Sir, kindly unmute yourself. Yes. अब ठीक हूँ. जी. यानी अभी तक जितना मैं कहा वो सब कोई सुन नहीं पाया. नहीं सर, लास्ट के 20 सेकेंड. आपने जो निचोड़ जो रहता है, एक्सपर्ट जो देते हैं उसके अकॉर्डिंग में वो हाँ. बता रहे थे सर. जी. अब आज डर क्यों रहा है आदमी, जो मिस्टर हिमांशु ने कहा, सिर्फ डर का एक वजह बहुत बड़ा ये है कि if you develop such kind of complications, you will have no place in the hospital. You will not get a bed in the hospital. That is the main fear. सभी लोग जानते हैं कि कोरोना itself cannot harm anything. जब तक कोरोना आपके लंग्स में नहीं अफेक्ट डालता है, तब तक कोरोना is a very very simple thing. You will get out of it. But the moment you get affected in your lungs, तो आपको फिर ऑक्सीजन और कई चीजों का, and we are scared of getting hospitalization because we are getting the pictures every day कि इस हॉस्पिटल में बेड नहीं है, उस हॉस्पिटल में बेड नहीं है. तो ये जो फियर साइकोसिस है, ये आपको आतंकित करके आपको घर पे रहने की, that is the main reason. हिमांशु, आप कुछ कहना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही है. म्यूट करना पड़ेगा. मैं इसको एक दूसरे तरीके से देखने की कोशिश की. इस विवाद में बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोरल क्वेश्चन सामने आए. अब जैसे मेरे चाचा की लड़की की शादी है और मेरे पिताजी 6 भाई हैं. नाउ 2 of them have come to Delhi. The other 4 are debating every day whether they should take the risk to travel to Delhi or not. अब उनकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया गया. आप आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि कोई इस माहौल में बोल भी नहीं सकता किसी को. हर दिन रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं. So in this increasing climate of fear, is it safe to travel to attend a marriage party or not is a very complex moral question. Now, I was speaking to a friend who is in Australia. His father recently passed away. So he had called to inform me. And even in that subject that we were discussing, when he heard that my uncles and other people, family members are planning to travel to Delhi, he said marriage is a non-essential activity. It can wait, but lives cannot. And please communicate my views to your uncle whose daughter is getting married. Don't insist that a particular person should travel or not. अच्छा, जब से शादी ठीक हुई 4 बार कितने लोग आ सकते हैं वो बदल चुका है नंबर, और 3 बार वेन्यू बदल गया. पहले सफदरजंग वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी का लॉन था, तब तक मैं नाइट कर्फ्यू आ गया. फिर मुझे कहा कि आप पास बनवा देना.
तो मैंने डीएम को बोल के, मेरा ही पास बहुत मुश्किल से बना है, 90% पास तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एनीवे मैं पास बनाऊंगा। तब तक मैं आया कि भाई वीकेंड कर्फ्यू आने लगा, फिर वो वेन्यू फिर गाजियाबाद आया, अभी इंद्रापुरम के पास गया है। 3-4 बार वेन्यू चेंज हो चुका है। और फिर नाइट कर्फ्यू है 8 बजे से, पहले 10 बजे से था। अच्छा अब हुआ कि दिन में लंच कर लो। आई एम सेइंग दैट India is stuck because we don't have a precedent to fall for. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमने 1918 के स्पेनिश फ्लू से कुछ नहीं सीखा। इसीलिए भारत जैसा देश जब हेल्थ वर्कर्स पे हमले होने लगे, तो मैं रिपोर्ट कर रहा था, मैं हैरान था जब प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है कि 1897 के एपिडेमिक एक्ट को निकाल के उसको अमेंड किया गया है टू इंक्लूड प्रोविजंस फॉर गिविंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू हेल्थ केयर वर्कर्स। 1897 का कानून है ओपी सिंह सर। 123 years back, Britishers could think of an epidemic act. But more than 7 decades after independence, no government ever thought that epidemic can come. First point. April, May, one of the reasons why lockdown was imposed was that we did not have the wherewithal to fight this crisis. Mask कहां से आएंगे 130 करोड़? Coveralls कौन बनाएगा? 99% से ज्यादा हम इंपोर्ट करते थे। और जून जुलाई का आप प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन देखिए, इंडिया became the second largest producer of PPE kits within 3 months. जिस देश के पास आपदा की स्थिति में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बनने की क्षमता थी, उसने कभी पीपीई किट को बिजनेस प्रोविजन के तौर पर भी देखा ही नहीं। आज हम सब जानते हैं कि हमको कैसे लड़ना है, इसलिए आप राष्ट्रीय लॉकडाउन तो नहीं देख रहे थे। और 3.25 लाख तक मामले एक दिन में आ रहे हैं, फिर भी कोई लॉकडाउन नहीं नेशन वाइड। और 542 मामले में हमको लगा है। गांधी जी को स्पेनिश फ्लू हो गया, मैं सरप्राइज था। हिज एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ डाइड, हिज एल्डेस्ट ग्रैंडसन डाइड, हीरालाल सन। हीरालाल को भी कोरोना हो गया। गांधी आश्रम में कई लोगों को हुआ, लेकिन तभी भी गांधी जी, और मैं मानता हूं कि 1889 में नेहरू जी का जन्म हुआ था, 11 और 18 29 साल के होंगे नेहरू जी, जहां भी होंगे दुनिया में। इन दोनों राष्ट्र नेताओं ने अपनी किताबों में इसका प्रमुखता से क्यों नहीं विवरण किया कि उस वक्त देश में क्या हुआ? Why we only have estimates? 1921 का सेंसस एक्ट आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे, सेंसस कमीशन ने अपलोड किया हुआ है। It very categorically says number of deaths 12 to 13 million, but this is a very conservative estimate because there was a period of many months when people who were given the responsibility to count the dead, they themselves fell victim to Spanish flu. So the counting of death was stopped in India because that department came in the grip of Spanish flu. There was no one to count the number of dead. और अब एक ब्रिटिश हिस्टोरियन साइंस जर्नलिस्ट है, लॉरा नाम है उनका, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा है 17 to 18 million Indians died. बट आई एम अज्यूमिंग सेंसस का जो बहुत ही कंजर्वेटिव और खुद ही बोल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो डाटा 12 to 13 मिलियन का है। 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी भी अगर मान लीजिए 100 साल पहले मर गए, हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता है? इंडियन स्टेट ने क्या किया स्पेनिश फ्लू के बाद? हमको तो लगता है कि मतलब रिसर्चर्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट नीड्स टू रिसर्च ऑन दिस। व्हाट डिड इंडिया डू इन लास्ट 100 years to enhance its capability to fight an epidemic which had killed 1.2 crore Indians 100 years back? We did nothing. We didn't have the capacity to make our own PPE kits. The reason why we kept on importing 99% of our needs. ना हमने कानून बनाया, ना हमारे पास डाटा है कि वर्कर अगर 1 करोड़ आदमी पैदल चल के जा रहा है, आप सोचिए 500 किलोमीटर पैदल चल के आदमी चला गया, कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी थी। और अब हम रिसर्च कर रहे हैं, और अब जाके ऑल इंडिया माइग्रेंट सर्वे शुरू हो रहा है मार्च 2021 में। मैं सवाल नहीं उठाता, मैं रिस्पॉन्स Exactly my point is Yeah. कि government is taking step right now. It will take a year to collect the data and then he will implement the strategy and policy. But by the time, what will happen those migrants?
Who Yeah, will that's- take care? Who इसी will में gap- take care? That sir has also mentioned, OPC sir, very important. अच्छा, मुक्ता मैडम, अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना बढ़िया डिस्कशन ये चल रहा है कि मैं इसे खत्म तो कभी नहीं करना चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा कि दिन भर ये चले, क्योंकि इतना बढ़िया। मैं बाकी लोगों के लिए भी इसको अनम्यूट करता हूं, लेकिन बाकी लोग प्लीज, आप लोग जिनको जरूर एक एक करके ही बोलेंगे अगर बोलना है तो, और नहीं तो अपना माइक म्यूट रखेंगे। मैं सबको एक साथ अनम्यूट कर रहा हूं। नकुल जी, नकुल, हाँ, हाँ। हमें इजाजत हो तो हम निकलना चाहेंगे। जी, हमें अगर इजाजत हो तो हम हाँ, क्योंकि वो न्यूज फ्लो अभी आ रहा है, केजरीवाल की ब्रीफिंग भी हो रही है। बस ये 2 मिनट का मैं इसे क्लोज ही कर रहा हूं सर। कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए सर। बस कंक्लूड ही कर रहा हूं मैं सबको। कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो जो कुल निकल करके बात आया कि हम लोग कह रहे हैं, जैसे निकल के आया कि हम लोग एक्ट नहीं बना पाए। 2 एक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, एक है आरटीई एक्ट और एक है फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो हिमांशु जी ने बताया, लेकिन उसका भी पालन तो हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। तो हम लोगों को एक इस पे ठीक कहा, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन उठाया कि एक हम लोग को उस पे एक्ट बनाना था। अगर हम लोगों ने स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में उस समय काम किया था, 1.25 करोड़ लोग मरे थे, तो हम लोगों को उसके लिए तैयार हो हम लोग को ऐसे में डिसास्टर का मतलब क्या हुआ? डिसास्टर का मतलब ये हुआ कि एंटीसिपेट अनएक्सपेक्टेड और उसके मैनेजमेंट की तैयारी करें, इसे डिसास्टर मैनेजमेंट कहेंगे। ये ठीक क्वेश्चन उठाया इन्होंने कि हम लोगों ने किया ही नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डिसास्टर मैनेज नहीं कर रहे थे, हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो कुल मिलाकर के बात निकल करके आई। और ठीक कहा इन्होंने कि इस बार पैनिक कम है। पिछले बार 28 मार्च को मैं भी गया था गाजियाबाद लेबरों से मिलने के लिए, और उस समय किसी को कुछ पता नहीं था। तो एनडीएमए से मैंने बात किया, तो एनडीएमए ने कहा कि जी हम लोगों ने एक माइग्रेशन रिकॉर्डिंग ऐप बनाया है। वह शर्मा साहब नहीं आ पाए, तब के मेंबर सेक्रेटरी थे वो एनडीएमए के। उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोगों ने एक माइग्रेशन जो वर्कर है उनका हम लोगों ने एक ऐप बनाया है, लेकिन वर्करों को बेचारे को क्या पता इन बातों का इतना। लेकिन इस बार मैं फिर गया, नई दिल्ली पे काफी भीड़ लगी हुई थी, तो मैं फिर गया, जाकर के मिला लोगों से, लेकिन इस बार वो फियर नहीं दिखा। और ठीक कह रहे हिमांशु, लोग जा रहे हैं चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपने मुंह से ये नहीं कह रहे कि जी मैं लॉकडाउन की वजह से जा रहा। वो कुछ और ही कारण बताया उन्होंने, जो भीड़ लगी हुई है। किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है पंचायत का, उसमें मैं जा रहा हूं। किसी ने कहा बिहार में शादी है इसलिए मैं जा रहा हूं। तो उस तरह का फियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मुंह से कोई कहे चाहे मत कहे, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगों पे है, जो फील हुआ। और बस छोटा सा जो समझ में आया कि हम लोगों को डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान पे काफी काम करने की जरूरत है। कि नहीं तो अगर मान लीजिए, तो अभी लर्निंग हो रही है हम लोग को इस पैंडेमिक में, तो इसका हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए, तो फिर कोई अगले बार जब कोई पैंडेमिक आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा कि भाई आप लोगों ने क्या किया, 100 साल पहले कुछ नहीं किया, तब ना उनके हम लोग कुछ करके रखेंगे। तो मैं आप लोग को इसका एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट बना करके भेजूंगा हिमांशु, और मैं चाहूंगा कि आप नकुल सर एक इम्पोर्टेंट न्यूज आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। केजरीवाल ने अभी ऐलान किया है कि सोमवार रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है। तो सर ये सेल्फ लॉकडाउन तो कह रहे थे, वो फोर्स लॉकडाउन ये तो एलजी के मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे थे, ये सेल्फ लॉकडाउन नहीं है। वो ये नहीं बचा है, ये तो सिस्टम कोलैप्स होने वाला है हेल्थ केयर का। इसलिए हम अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, 100 बेड भी नहीं बचा है। जी, ये सब भूज अर्थक्वेक के बाद हम लोग का डिसास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में काफी सुधार किया हम लोगों ने। एनडीएमए बनाया, एनआईटीएम बनाया, तो आई एक्सपेक्ट कि इस पैंडेमिक के बाद हेल्थ केयर सिस्टम में काफी सुधार होना चाहिए।
तो सर मैं आप सब लोगों से को थैंक यू बोलता हूँ। धन्यवाद अवधेश जी, धन्यवाद हिमांशु जी, धन्यवाद ओपी सिंह साहब जी, मुक्ता मैम, अंजलि वर्मा मैडम, नकुल जिल जी, लॉरेंस, नकुल जी, सज्जन साहब, नकुल मनमोहन जी, शर्मा, ममता पांडे जी, जितेंद्र सिंह जी, मैं सब आप सब लोगों को पर्सनली इनवाइट किया था। मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ। जी कुछ कहना चाह रहे मैं सर? जी 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 जी, एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। जैसे अभी बोलिए। आपका क्वेश्चन आया था कि हमारे पास जो हम 1 साल लेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे, तो मैं उसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा सर। आपने भी बात बताई कि जैसे अभी एक पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर दिखे आपको तो ये देख सकते हैं आप इसको। ये आपने जो स्पेनिश फ्लू की बात की है, मैं आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ वो केरला फ्लड 1924 की है। और सभी जानते हैं कि 2018 और 19 दोनों में बड़ी मेगा फ्लड्स आई हैं, 18 के अंदर बहुत बड़ी मेगा फ्लड्स आई हैं। तो इसमें जो फोटो आप देख रहे हैं वो महात्मा गांधी का फिर से है, तो इन्होंने खुद जाके यहाँ पर काम किया था। तो ये बिखरा हुआ है सर, वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट एंड वी कैन स्टिल एक्सट्रैक्ट द लेसन फ्रॉम दोज डॉक्यूमेंटेशन। वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट सर। और इसमें मैं एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा का आइटम नंबर 9 की भी बात करना चाहूंगा, that say that opportunity to learn from disaster should not be wasted, and same thing is true for the COVID-19 aspect as well. आज को उपलब्ध कराने में थे कोरोना को COVID-19 aspect में भी same बात true है सर। So this is not the time of management alone, this is the time of the documentation as well, in an equally important manner, so that we have a set of instructions, set of all the guidelines ready at the time when the next this type of situation again occur. So ये हमारे पास हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं इस बार 2020 और 20 जो 21 में हमारा आया COVID-19। तो थैंक यू अवधेश जी, थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। हम लोग इस मीटिंग को अब क्लोज कर रहे हैं। मैं रिपोर्ट बना के आप सबके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू सर। Thank you. नकुल जी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया आपने भी, आपको भी Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हिमांशु जी नमस्कार सर। या नमस्कार सर। आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लास्ट में दे दी सर। रिएक्शन भी आ गया ट्रेडर्स का, सबने स्वागत किया है। जी 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 जी, थैंक यू। अच्छी बात है। थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।